जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। वहां लगातार तीसरे दिन ड्रोन दिखाई देने से सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। इस बार कठुआ में हीरानगर इलाके में 2 ड्रोन दिखाई दिए, जबकि सांबा में भी 1 ड्रोन दिखाई देने की जानकारी मिली है। रात करीब 8:30 बजे ये ड्रोन देखे गए हैं। बताया गया कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और थोड़ी देर बाद वहां मंडराए और फिर से पाकिस्तान की तरफ चले गए। लगातार ड्रोन भारतीय सीमा में दिखाई देने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने ड्रोन को बड़ा खतरा बताया और उससे निपटने के लिए सभी इंतजाम होने का दावा भी किया। राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने वहां कई शहरों में भारी बारिश का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। सवाई माधोपुर में तो इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों का संपर्क ही कट गया और यहाँ की सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। नतीजा ये हुआ कि आसमानी आफत के आगे बेबस इंसान जान दांव पर लगाने लगे और सड़क पर उफनती लहरों को पार करने लगे। कहीं लोग कमर तक पानी में डूबकर आगे बढ़ने लगे, तो कहीं एक बाइक पर 3 लोग सवार हुए और डरावनी लहरों से लड़ने के लिए उसमें उतर गए। ये लोग जब सड़क के इस पार से उस पार जा रहे थे तो लगा कि वो अब गिरे तब गिरे। उन्हें देखकर लोगों की भी सांसें अटकी रहीं। उन्होंने तो कई बार शोर भी मचाया। जैसे ही बाइक उनके नजदीक पहुंची, कई लोग खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें सुरक्षित दूसरी तरफ लाने के लिए आगे बढ़ गए। इन लोगों के सही सलामत किनारे पहुंचते ही लोग इतने खुश हुए कि सीटियां बजाने लगे। सवाई माधोपुर में बाजार हो या रिहायशी, सभी जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों को देखकर तो ऐसा लगने लगा कि वहां कभी सड़कें थी ही नहीं, क्योंकि बारिश का पानी कहीं घुटनों तक भरा तो कहीं कमर तक, जिसकी वजह से आवाजाही भी ठप पड़ गई। करौली में भी आसमान से बरसी मुसीबत लोगों पर पहाड़ बनकर टूटी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने लोगों को बचाने का जिम्मा संभाला और उसके जवान लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। एक जगह तो एसडीआरएफ का जवान पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे शख्स को हाथ पकड़कर सुरक्षित निकालता दिखा। एक जगह पे 4 लोग कुछ फंसे हुए थे, तो उनको बाहर टीम द्वारा निकाल लिया गया है। सारे लोग सुरक्षित हैं अभी? हाँ, सुरक्षित हैं बिल्कुल। करौली में इतनी बारिश हुई कि पांचना बांध के गेट खोलने पड़े और पानी की लहरें गांवों और रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चली। नतीजा ये हुआ कि खेत के खेत और गाँव के गाँव डूब गए। पानी के बीच दिखे तो सिर्फ पेड़ों के ऊपरी हिस्से या उनमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने टीमें भेजी। करौली में बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दौसा में तो बारिश की वजह से गंदगी और बाढ़ दोनों ही मुसीबतें अब सामने खड़ी। और शहर के जिन इलाकों में पानी भरा, वहां सड़क पर पड़ा कूड़ा कचरा पानी पर तैरता दिखा। वहां का एक निचला इलाका तो बारिश के पानी में पूरा डूब गया। नीचे का हिस्सा होने की वजह से जब वहां बारिश का पानी भरा तो देखकर ऐसा लगा कि कोई झरना ऊपर से नीचे बह रहा हो, जिसमें कुछ लोग मौज मस्ती करते दिखे और पानी की लहरों के बीच बैठ गए। मुसीबत के बीच मजा लेने वालों में कई बच्चे भी थे जो पानी में खेलते नजर आए। वहीं धौलपुर में इतनी बारिश हुई कि वहां के आंगई बांध के 19 गेट खोल दिए गए, जिनसे जब पानी निकला तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन वो पार्वती नदी के किनारे रहने वालों के लिए मुश्किल की आहट है, क्योंकि आंगई बांध से छोड़े गए पानी की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से आई इन मुश्किलों के बीच घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोग पास नहीं आए। भरतपुर के बयाना में पहाड़ों के आसपास ऐसे ही लोगों की भीड़ जुटी और वो बारिश के बाद पहाड़ों से निकलने वाले झरने का मजा लेते दिखे। वो पानी में नहाते और कूदते दिखे। कुछ लोग तो ऊपर से गिरते पानी के नीचे बैठ गए, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में वो ये भूल गए कि बारिश की वजह से जगह जगह फिसलन है जो जानलेवा हो सकती है। भरतपुर के इस इलाके में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। बताया गया कि वो कार वहां नदी के किनारे अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे लोगों की थी, जो नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से बहाव में फंस गई। लहरें इतनी तेज थी कि वो कार को कुछ दूर तक बहा ले गई। बहाव को देखकर किसी की भी पानी में उतरने और कार को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया गया कि ये नदी आमतौर पर सूखी रहती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से इसमें अचानक पानी आ गया और ये कार भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि बाद में पानी घटने के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया।
महाराष्ट्र के सांगली में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए सांगली के दौरे पर निकले थे और उनके साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी था, लेकिन सांगली की हरबत रोड पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ ने मुख्यमंत्री के काफिले पर ब्रेक लगा दिया। उसी वक्त रोड पर शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस के लिए हालात मुश्किल होने लगे। देखते ही देखते पुलिस ने लोगों को हटाने और काफिले का रास्ता साफ कराने की कोशिश शुरू कर दी। सड़कों पर अफरा तफरी और हंगामे का माहौल बन गया। थोड़ी देर में काफिला तो निकल गया, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। सांगली में आई भयंकर बाढ़ ने लोगों की जीवन भर की पूंजी छीन ली। कई लोगों के धंधे तक चौपट हो गए। विपक्ष अब सरकार से लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। पॉर्न फिल्मों के अवैध कारोबार के आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सरकारी वकील ने राज कुंद्रा के पास से मिले कई और सबूतों के बारे में कोर्ट को खासतौर पर बड़ी बातों का खुलासा किया, जिससे कुंद्रा की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पहली बार राज कुंद्रा की पत्नी और जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने मीडिया से अपनी निजता का हवाला दिया है। पॉर्न फिल्मों का अवैध कारोबार करने के आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इस मामले में खुल रही हर रोज नई परतों से राज कुंद्रा पर कानून का शिकंजा और भी ज्यादा मजबूती से कसता जा रहा है। लेकिन इस मामले में पहली बार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया। इसी बीच पोर्नोग्राफी केस में कारोबारी और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रेयान थॉर्प की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों ही आरोपी अश्लील फिल्मों के कारोबार में लिप्त थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि हॉटशॉट नाम के ऐप के एडमिन राज कुंद्रा थे और राज कुंद्रा के साथ साथ रेयान ही बाकी लोगों को दिशा निर्देश देते थे। छापे के दौरान कुंद्रा के घर से 62 अश्लील वीडियो बरामद हुए। इसके अलावा एक सैंड बॉक्स भी बरामद किया गया, जिसमें काफी मात्रा में अश्लील वीडियो पाए गए हैं। YouTube, गूगल प्ले स्टोर और iOS प्ले स्टोर ने नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस ऐप को अपने अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का भी आरोप लगाया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कोर्ट में बताया है कि इस पूरे मामले में और भी गवाहों के नाम आने की उम्मीद है। अगर राज कुंद्रा को जमानत मिलती है तो राज कुंद्रा इस पूरे मामले में अपने रसूख और ताकत के दम पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में अवैध गिरफ्तारी वाली याचिका में भी सरकारी वकील ने कहा है कि राज कुंद्रा की कंपनी के IT हेड रेयान के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए हैं। अगर उन्हें भी जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी ने पहली बार इस मामले में अपील की है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ उनके बारे में या उनके परिवार के लोगों पर कोई आरोप न लगाया जाए। हाँ, पिछले कुछ दिन हर मामले में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हम पर कई तरह के आरोप लगे। मीडिया मुझ पर अनुचित आरोप लगा रहा है। मुझे ट्रोल किया गया। न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी इन सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। मैं इस मामले में आगे भी चुप्पी साधे रहने वाली हूँ। कुछ रोज पहले ही शिल्पा शेट्टी ने अदालत से मीडिया में छपने वाली खबरों को रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील ठुकरा दी थी। अपने बयान में शिल्पा ने लिखा, इस मामले में फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए कृपया मेरी ओर से झूठे उदाहरण देना बंद करें। एक सेलिब्रिटी के तौर पर मैंने हमेशा ना कभी शिकायत करो ना कभी समझाओ का फॉर्मूला अपनाया है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अभी जांच जारी है। मुझे मुंबई पुलिस और हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं कानून का पालन करने वाली भारतीय और पिछले 29 सालों से काम करने वाली प्रोफेशनल महिला हूँ। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस समय हमें अकेला छोड़ दें। हम मीडिया ट्रायल के हकदार नहीं हैं। कृपया कानून को अपना काम करने दें। सत्यमेव जयते। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्मों से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब किताब खंगालना अभी बाकी है, क्योंकि इसमें कई बैंक खातों की जांच होनी है। जाहिर है कानून का शिकंजा अब और भी मजबूती से कसने लगा है। तुर्की के जंगलों में लगी आग ने वहां हाहाकार मचा रखा है। आग की चपेट में आने से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लगी इस आग ने तुर्की के एक बड़े इलाके को अपनी जद में लिया।
जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें वहां के मुगला से सामने आई। टूरिज्म के लिए मशहूर ये जगह किसी भट्टी की तरह सुलगती नजर आई। जंगल और पहाड़ों से उठ रही आग की लपटों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। कई जगहों पर सैकड़ों फीट ऊंची लपटें दिखाई दी। आग ही नहीं, आग से निकलने वाले धुएं ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। इस धुएं ने पूरे इलाके को इस तरह ढक दिया कि लोगों के लिए खुलकर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हर तरफ बस दमकल की गाड़ियों के सायरन और हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। एक तरफ जहां दमकल के लोग जमीन पर उतरकर लपटों से दो दो हाथ करते दिखे, तो वहीं आसमान से भी आग पर पानी की बौछार की गई। लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर इन कोशिशों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। Yani yukarı mazı tamamen ateşler içerisindeydi. मजबूरी में लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे, जबकि वहां फंसे सैलानियों को भी किसी तरह बाहर निकाला गया। समंदर के किनारे मौजूद लोगों को भी नावों की मदद से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सीधे लोगों से जानकारी लेंगे। कोरोना महामारी के दौरान गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी और लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर केस दर्ज करने के मामले में राज्यों और वहां के हाई कोर्ट से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सभी राज्य सरकारों और वहां की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था और कहा था कि लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने का अधिकार है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि उसने इस मामले में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर केस दर्ज हो रहा है तो इसके लिए वहां की सरकारें और पुलिस जिम्मेदार है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में निचली अदालतों की जिम्मेदारी बनती है। उसने दो टूक कहा कि ऐसे मामलों में अदालत किसी को कैसे जेल भेज सकती है और राज्य सरकारों और हाईकोर्ट से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा। अरावली की पहाड़ियों पर बने अवैध फार्म हाउस के मालिकों को कोर्ट ने मोहलत दी थी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली हिल्स पर बने 120 अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 3 दिन का और वक्त दे दिया। इससे पहले इन फार्म हाउस के मालिकों को इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। फार्म हाउस के मालिक और बैंक्वेट हॉल के मालिकों ने कहा कि 4 दिन का वक्त बहुत कम है, लिहाजा फरीदाबाद प्रशासन ने 3 दिन का और उन्हें समय दे दिया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर वक्त देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो वो सख्ती बरतेगा। जिला प्रशासन की तरफ से उनको तोड़ा जाएगा और तोड़ने के ऊपर जितना खर्च आएगा वो उनसे वसूल किया जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के काम की तारीफ की। संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। आईसीएमआर की एक रिसर्च में दावा किया गया कि कोवैक्सीन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी असरदार है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी को पकड़ने के लिए एक महिला सब इंस्पेक्टर ने पहले इससे सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर एक रेस्टोरेंट में बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान लगातार कई इलाकों में कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। इस पर वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने चिंता जताई और इसके लिए अमेरिकी सरकार के अचानक सेना वापसी के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो इन दिनों इंग्लैंड में चल रही द 100 लीग के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। यूरोप के देश पोलैंड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी ज़ेमोश शहर में बनी एक वैक्सीन सेंटर में आग लगाता हुआ नजर आया। वैक्सीन सेंटर में आगजनी का ये वीडियो वहां पुलिस ने जारी किया, जिसमें एक आदमी रात के वक्त एक वैक्सीन सेंटर में आग लगाता नजर आया। सामने आए वीडियो में टोपी पहने और मास्क लगाए इस आदमी के हाथ में केमिकल से भरा एक डिब्बा भी दिखाई दिया, जिसे उसने वैक्सीन सेंटर के काउंटर पर छिड़का। इसके बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और वैक्सीन सेंटर को आग के हवाले कर वहां से फरार हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरे सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखी मशीनें और दरवाजों समेत कई दूसरी चीजें जल गईं, जबकि सेंटर की दीवारों पर काले धुएं के निशान दिखे। Doszło do aktu terroru, który jest skierowany। पोलैंड में कोरोना वैक्सीन सेंटर को निशाना बनाए जाने की ये कोई पहली वारदात नहीं है। यही वजह है कि वहां की सरकार ने इन सेंटरों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाकर कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई की। हालांकि बाद में पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मारपीट की यह घटना 3 दिन पहले की बताई गई, जब इस महिला ने सरेआम उस कैब ड्राइवर से मारपीट की। जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला लगातार उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ती दिखी। वो ड्राइवर तमाचे खाता रहा। उसने एक बार भी महिला पर हाथ नहीं उठाया। बीच सड़क पर हो रहे इस तमाशे को कई लोग देखते रहे। महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं, मुझे लौका होता मैं बताता भाई। जब काफी देर तक ये सब कुछ बीच सड़क पर चलता रहा तो एक आदमी बीच बचाव के लिए वहां पहुंचा, लेकिन उस महिला ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या ये बात कहां से शुरू हुई इसका भी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि इस महिला ने गाड़ी के सामने आकर उसे रुकवाया, फिर कार के शीशे को पत्थर से तोड़ दिया। इसके बाद उसने गाड़ी के दोनों साइड मिरर को उखाड़ फेंका। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने कैब ड्राइवर के फोन को तोड़ डाला। जब वो अपना फोन उठाने के लिए गाड़ी से बाहर निकला तो वो उससे उलझ गई। बीच में एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी आया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बात बढ़ती चली गई। बताया गया कि बाद में पुलिस उस महिला की शिकायत पर 3 लोगों को थाने ले गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच अब पुलिस ने टॉप 10 आतंकियों की नई लिस्ट जारी की है। पुलिस और सेना के ऑपरेशन में अब तक कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने की कोशिश में हैं और इन्हीं आतंकियों की एक नई लिस्ट पुलिस ने जारी की है। इन आतंकियों में अब्बास शेख, जुबैर वानी, अशरफ मौलवी, साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक और वकील शाह शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों पर ऐसा कहर बरसाया कि वो बेघर हो गए। बाढ़ में फंसे इन लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें हुगली से सामने आई, जहां भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया जो तारकेश्वर नदी में पानी बढ़ने से करीब 20 घंटे तक पानी में फंसे रहे। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने से एक गाँव में पानी जा घुसा और वहां रह रहे कुछ लोगों की जान पर बन आई, जिन्हें हेलीकॉप्टर भेजकर बचाया गया। कुछ इसी तरह के हालात पश्चिम मेदिनीपुर से सामने आई तस्वीरों में भी देखने को मिले, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। वहां के लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि जान बचाने के लिए वो कंधों तक भरे पानी में ही वहां से निकल पड़े। एक तस्वीर में बच्चे को कंधे पर बैठाकर एक परिवार इतने पानी में रस्सी की मदद से इन हालात से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा। ऐसे हालात में लोगों के पास न खाने को कुछ बचा है और न रहने की जगह। हाँ, घर पड़े गए तो पड़े गए, हमरा खेते पाচ্ছি নি, সিনে থেকে আসতে পাচ্ছি নি। ऐसे इलाकों में ममता सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सोयली सहाय पहुंची और हालात का मुआयना किया। उन्होंने भरोसा दिया कि बाढ़ से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उनकी मदद की जाएगी। আমার সরকার নবান্নে বসে আছেন, তিনি দেখছেন, সবটাই করবেন। बाढ़ से अपना सब कुछ खो चुके लोगों को मंत्री ने खाने पीने का सामान भी बांटा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भोजपुरी फिल्मों के एक्टर विकास श्रीवास्तव को पुलिस ने एक फिल्म के सेट पर हंगामा मचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सिलसिला जेल में भी जारी रहा। पुलिस थाने में विकास लगातार जोर जोर से चीखता रहा और पुलिस वालों को कई बार गालियां भी दी। शराब के नशे में वो कभी अपनी छाती पीटता तो कभी फोन पर किसी से बात करवाने की बात कहता नजर आया। पुलिस का कहना है कि विकास का मेडिकल करवाकर उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का मरीज सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इसकी निगरानी करने के लिए केंद्र से 3 लोगों की टीम महाराष्ट्र भेजी गई, जो इस वायरस की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जिसको राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे से पहले केरल में जीका वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। उज्जैन में लोगों को ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में सैर सपाटा करने वालों को अब ऑक्सीजन टैक्स देना होगा। यूनिवर्सिटी की 300 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जहां सुबह और शाम के वक्त हजारों की संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, जिन्हें अब टैक्स के तौर पर एक पौधा लगाना होगा और उसके बड़े होने तक उसकी देखरेख भी करनी होगी। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए,
इसलिए ये टैक्स तो एक वर्ड दिया गया है। ठीक इसी तरह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी वहाँ 5 पौधे लगाने होंगे। जब तक वो वहाँ पढ़ाई करेंगे उन्हें उनकी देखरेख करनी होगी। इसके लिए उन्हें अलग से नंबर भी दिए जाएंगे। सारे बच्चे अगर इससे जुड़ जाते हैं नंबर के ही लालच में सही, तो आप यहाँ का ग्रीनरी का क्या लेवल होगा वो आप देख सकते हो। शिल्पा शेट्टी ने साफ किया कि उनके पति राज कुंद्रा का मामला अदालत में चल रहा है। ऐसे में वो अभी इस पर कुछ नहीं बोलेंगी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पेनिसर पीओके में होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग से हट गए। बीसीसीआई की नाराजगी के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के कई बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने असम मिजोरम सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर पीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कांग्रेस पर असम और मिजोरम के बीच तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया। हम मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होगा। यूपी के इटावा में रिहायशी इलाके के पास एक कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है। इस दौरान संसद सत्र में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्षी दल एक सुर में फोन टैपिंग मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से चल रहे हंगामे से संसद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। खबर है कि राहुल गांधी की इस बैठक में टीएमसी के नेता भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बैठक को लेकर बीएसपी का रुख साफ नहीं हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानी सेना के बीच कब्जे की जंग लगातार गहराती जा रही है। अमेरिका समेत विदेशी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान ने वहां के कई अहम शहरों और इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। और अफगान सेनाएं किसी तरह तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटी हैं। वहां के कुनेर प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक पहाड़ी पर मौजूद अफगान सैनिक तालिबान लड़ाकों पर हमला करते नजर आए। ये वो इलाका है जहां तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हेलमंद प्रांत में तालिबान की बढ़त को रोकने के लिए अफगान सेनाओं ने हवाई हमलों का भी सहारा लिया। वहां के लश्करगाह से सामने आई तस्वीरों में कई अफगानी विमान तालिबान के ठिकानों पर बम बरसाते नजर आए। तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए हेरात में भी अफगान सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। सामने आई तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियों में सवार अफगानी कमांडो गश्त लगाते दिखे। अफगानिस्तान के इस तीसरे बड़े शहर पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसके बाद वहां और फौज भेजनी पड़ी। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन भी संसद के दोनों सदन हंगामे के गवाह बने। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन में गतिरोध बना रहा और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करने की नौबत आई। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटी पीवी सिंधु की उपलब्धियों का जिक्र छिड़ा तो जिस तरह पूरे सदन ने मेज थपथपाकर दिन का आगाज किया, ऐसा लगा मानो बीते हफ्ते तक चला हंगामा अब बीती बात हो गई है। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। आई कंग्रेचुलेट मिस पीवी सिंधु for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Ms. Sindhu has scripted history by becoming the first Indian woman to win 2 Olympic medals, and that too in successive editions. लेकिन आगाज जैसा भी रहा हो, दिन खत्म होने तक दोनों सदनों में इतनी बार और इस तरह हंगामा हुआ कि कार्रवाई को बार बार स्थगित करने की नौबत आती रही। अपने अपने स्थान पर जाइए। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। So the House is adjourned to meet at 12 noon. सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 3 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुछ देर पहले जिस सदन में हर कोई मेज थपथपाकर एक सुर में बात करता दिख रहा था, कुछ ही देर में वहां शोर और नारेबाजी की वजह से हंगामे का माहौल बन गया।
विपक्ष के कई सदस्य सदन में विरोध की तख्ती दिखाते दिखे। विपक्ष पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में हंगामा करता नजर आया। हालांकि हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार विधेयक पेश किया, लेकिन पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने वाले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को देश के खिलाफ करार दिया। I am strongly, vehemently, stridently opposing this anti-people, anti-national legislation. हंगामे का ये दौर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही शुरू हो गया। इसके बाद लोकसभा 2 बार स्थगित हुई और आखिर में करीब 3:30 बजे इसे मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने भी नोटिस देकर सदन स्थगन की मांग की थी। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा की मांग की थी। यही नहीं, सीपीएम सांसद ई करीम ने भी नोटिस देकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के तेवर से चर्चा का माहौल बनता नहीं दिखा। संसद के ऊपरी सदन में पेगासस के अलावा कृषि कानूनों पर चर्चा की भी विपक्ष ने मांग की थी। हालांकि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार दिखी, लेकिन चर्चा की मांग करने वाले विपक्षी दल के कई नेता वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। हंगामे की वजह से शून्यकाल नहीं हो पाया और व्यवस्था बहाल नहीं होने की वजह से किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हो पाई। I am ready to discuss. Even the Business Advisory Committee have decided to hear about the farmers' problems and also about other problems, provided if the House is in order. संसद में आगे क्या होगा, इसकी भी झलक मिलने लगी है। पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इसमें टीएमसी के नेता भी शामिल होंगे। इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार पर संसद के अंदर और बाहर हमले के लिए विपक्ष की रणनीति बनेगी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब में ईटीटी टीईटी की परीक्षा पास कर चुके बेरोजगार शिक्षकों को करीब 5 महीने के प्रदर्शन के बाद राहत मिल गई है। राज्य सरकार ने उनके लिए 6,600 नई नौकरियों का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूलों में ईटीटी टीईटी की परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार शिक्षक बनते हैं, लेकिन डिग्री होने के बाद भी उनके पास रोजगार नहीं था। लिहाजा उन्होंने लंबे समय से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन नौकरी के ऐलान के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, जिसकी एक तस्वीर पटियाला से आई, जहां गुरदासपुर के रहने वाले शिक्षक सुरेंद्र पाल सिंह को 200 फीट ऊंचे टावर से नीचे उतारा गया। बताया गया विरोध प्रदर्शन के लिए वो 135 दिनों से टावर पर चढ़े हुए थे। उनके नीचे आने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। इसके लिए प्रशासन की टीम डॉक्टर के साथ मौजूद थी। वहां एक एम्बुलेंस को पहले से तैनात किया गया था, जिसके बाद मजबूत रस्सियों के सहारे प्रदर्शनकारी शिक्षक को टावर से नीचे उतारा गया और जांच के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਸਕੇ। इतने लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद नीचे उतरे सुरेंद्र पाल सिंह ने भी सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। बताया गया कि सरकार ने न केवल 6,600 नौकरियों का ऐलान किया, बल्कि उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यूरोप के देश लिथुआनिया में एक डिटेंशन सेंटर में अचानक हिंसा भड़क गई। बेलारूस से अवैध तरीके से लिथुआनिया में घुसे कई लोगों को इस कैंप में रखा गया है, जिनमें कई शरणार्थियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात भारी सुरक्षा बल ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान सुरक्षा बल और शरणार्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले डिटेंशन सेंटर गेट पर जमा हुए इन शरणार्थियों ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस बीच शरणार्थियों ने गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल ने पानी की बौछार कर उनके इरादों को नाकाम कर दिया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल ने गेट के अंदर घुसकर हंगामा कर रहे शरणार्थियों को दौड़ा दिया, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं को सही ठहराया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मुद्दे पर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें अदालत को ये बताया गया कि भारत में जहां हिंदू सशक्त हैं, वहीं संविधान के मुताबिक अल्पसंख्यकों को कमजोर वर्ग माना गया है। लिहाजा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ा दे।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दलील दी कि अगर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजना नहीं लाती तो बहुसंख्यक समुदाय उन्हें दबा सकता है। आयोग का ये जवाब एक हिंदू संगठन की याचिका पर आया जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाओं और अल्पसंख्यक आयोग के गठन पर आपत्ति जताई गई थी। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने पर कानूनी जंग छिड़ गई। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत 5 अगस्त को सुनवाई कर सकती है। सदन में जारी हंगामे के बीच बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग कर दी। फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बुरी बात आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जांच की मांग की तो विपक्ष ने उनके साथ बीजेपी पर भी तंज कसना शुरू कर दिया। अगर नीतीश जी द फर्स्ट बीजेपी एलाय और द ओनली वन लेफ्ट इन एनडीए, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ईश्वर उनकी इस जुबान को बरकरार रखे। यूपी सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि अभी शर्तों के साथ 9वीं और 12वीं क्लास तक के 50% छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई। माध्यमिक शिक्षा में हम कक्षा 9 से 12 तक का शुरू करेंगे। नवी मुंबई में पुलिस ने गाड़ी चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू में कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इमरान खान का पुतला फूंका। इन लोगों ने पीओके में 6 अगस्त से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग का विरोध किया। दिल्ली में एक बच्ची की मौत पर हंगामे का एक वीडियो सामने आया, जहां शमशान में एक नाबालिग बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद गांव वाले वहां जमा हो गए, जिनका आरोप था कि शमशान घाट के पंडित ने लड़की का शोषण करने के बाद उसे मारकर अंतिम संस्कार करवा दिया। हालांकि पंडित का कहना है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई, जिसके बाद उसके परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं लड़की के परिवार वालों ने कहा कि पुजारी ने उन पर दबाव बनाया और पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया। पुलिस ने सबूत मिटाने के आरोप में फिलहाल पंडित और उसके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ ही लड़की की अस्थियों से सैंपल इकट्ठा कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। जर्मनी के बर्लिन में पाबंदियों का विरोध कर रही भीड़ और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जर्मनी में कोरोना की वजह से अभी भी कई पाबंदियां लागू हैं और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। लेकिन लोगों का एक वर्ग इन पाबंदियों के विरोध में सड़क पर उतर आया। ये लोग मास्क लगाने और ऐसे ही कई दूसरे नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में 2 पुलिस वाले एक महिला को जबरदस्ती खींचते हुए दूर ले जाते दिखे। वो महिला उनकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती दिखी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे नहीं छोड़ा। इस तरह कई दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी वहां से दूर हटा दिया गया। पुलिस वालों ने भीड़ को काबू करने के लिए मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। Es gab an unterschiedlichen Stellen Versuche, auch Absperrungen zu durchbrechen, gewaltsam auch zu durchbrechen, sodass इस प्रदर्शन से निपटने के लिए वहां करीब 2000 पुलिस वालों को तैनात किया गया, जिन्होंने भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जर्मनी के एक जहाज ने दक्षिणी भूमध्य सागर में डूब रही एक नाव में सवार लोगों की जान बचाई। समंदर के बीच फंसी इस नाव में 26 शरणार्थी मौजूद थे, जिन्हें बचाव दल ने बोट के जरिए सुरक्षित जहाज तक पहुंचाया। इससे पहले बचाव दल की ये टीम अपनी बोट के जरिए समंदर में परेशान इन शरणार्थियों तक पहुंची। सबसे पहले नदी में फंसे इन लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट दी गई और फिर उन्हें बचाव दल ने अपनी बोट में बैठाया। इसके बाद उनकी बोट समंदर में आगे बढ़ती दिखी, जहां उन सभी को एक जहाज पर चढ़ा दिया गया। दावा किया गया कि समंदर में तैनात ये टीम अब तक कई शरणार्थियों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा चुकी है। आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।